जय हिंद फ्रेंड्स, एजुहिंद चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपी आर्मिनल जेई का फॉर्म जो है फाइनली सबमिट हो चुका है और सभी स्टूडेंट को मन में एक डाउट है कि अब तक जो है यूपी आर्मिनल जेई में कितने फॉर्म पड़े हैं। वैकेंसी सीट तो इसमें 196 है, लेकिन इसमें फॉर्म एप्लीकेशन कितने फिलअप हुए हैं और कितने फाइनली सबमिट हुए हैं। तो आपको बता दें कि फ्रेंड्स, इसमें लगभग 60,000 के एबव स्टूडेंटों ने इस फॉर्म को फिलअप किया है और वैकेंसी इसमें 196 है। अगर कंपटीशन इसमें देखा जाए तो 196 इसमें पोस्ट है और लगभग 60,000 के एबव एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हुआ है। तो यूपी आर्मिनल जेई में 196 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है और लगभग 60,000 के एबव स्टूडेंट ने फॉर्म को फिलअप किया है। तो इसमें कंपटीशन लेवल अगर देखा जाए तो यह एक सीट के लिए लगभग 300 स्टूडेंट से फाइट करना पड़ेगा। एक सीट के लिए हमें 300 स्टूडेंट से फाइट करना पड़ेगा। तो यूपी आर्मिनल जेई का जो है फॉर्म फाइनली जो है उसकी लास्ट डेट भी फिनिश हो चुकी है। तो हमें टोटल अपना टाइम जो है एग्जाम के प्रिपरेशन पर फोकस करना है और ये सीटें जो है 196 है आपकी बार सीटें। फिलहाल पिछले की अपेक्षा आपकी बार जो है सीटें अच्छी आई है और क्योंकि इसके बाद आपकी बार जो है फॉर्म फिलअप भी अधिक हुए हैं और एग्जाम भी ज़्यादातर पोस्टपोन हुए हैं और कैंसिल हुए हैं। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपकी बार जो कंपटीशन लेवल जो है, भले से हमारी सीटें ज़्यादा है लेकिन कंपटीशन लेवल हाई रहने वाला है, क्योंकि जितने एग्जाम कैंसिल हुए हैं और जितने सब जूनियर इंजीनियर के प्रिपरेशन यानी एस्पिरेंट थे जितने भी, उन सभी के लिए एक सुनहरा मौका है। क्योंकि अगर कंडीशन जो है, सिचुएशन अगर बेटर रही, पहले जैसी सिचुएशन नहीं रही और कोरोना की स्थिति अगर बेहतर रही, अच्छा हालात हुए तो परीक्षा अपने टाइम पर हो सकती है। इस एग्जाम को पोस्टपोन होना नहीं चाहिए। अगर सभी स्थिति सुधरती हैं, सभी स्थिति अच्छी बनी रहती है तो इस प्रकार से हमें सिर्फ आप सभी को बता दें कि सिर्फ एक सीट से मतलब है, ना कि 196 और 60,000 एप्लीकेशन फॉर्म से। फॉर्म जो है भराए चाहे जितने, वो तो हर वैकेंसी की बातें हैं कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि हर स्टूडेंट जो है गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़ गया है कि उसे एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए। लेकिन हम अगर ये भीड़ देखेंगे तो अपनी प्रिपरेशन पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अपना जो है टोटल फोकस एग्जाम का आप एग्जाम पर कंसंट्रेट करिए, ना कि वैकेंसी पे और ना कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप पर। और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ जो है, सिलेबस क्या है, वो सब हम प्रीवियस वाले वीडियो में बता चुके हैं। यदि आप सभी उन सब वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं उन सभी वीडियो का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आज जो है सबसे मेन टॉपिक और सबसे बेसिक टॉपिक, जहां से ज्यादातर क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, उसका हम पहला चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं। और उस चैप्टर में हम बताएंगे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत कौन कौन से हमारे टॉपिक्स और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं, उन पर हम फोकस करेंगे। तो देर ना करते हुए आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और इसमें हम देखेंगे सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होती है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सबसे बेसिक और सबसे मेन टॉपिक है, उसे हम स्टार्ट करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी हम जो है 9th 12th 10th में फिजिक्स में भी हम ये पढ़े हैं, लेकिन मेनली ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर सब्जेक्ट है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा, जिसमें हम करंट को पढ़ेंगे कि यानी करंट हमारी क्या है। तो आवेश प्रवाह की जो दर होती है, यानी कि आवेश प्रवाह की दर हमारी विद्युत धारा कहलाती है। करंट हमारी क्या होती है? मान लीजिए एक कंडक्टर है जो मेटेलिक है, कंडक्टर है, और इसमें आवेश प्रवाह की दर यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण जो आवेश प्रवाह होता है
उनके दर को ही हम करंट कहते हैं। तो करंट की डेफिनेशन इस प्रकार से, यानी आवेश प्रवाह की दर को हम करंट कहते हैं। करंट क्या, आई बराबर होता है हमारा आई बराबर Q अपान टी, जहां पर हमारा आई करंट है, Q हमारा कूलाम है और T हमारा टाइम है। यानी कि आवेश एकांक समय में एकांक आवेश प्रवाह की दर को ही करंट कहते हैं। और इसकी जो है यूनिट होगी, हमारी करंट की यूनिट होती है एम्पियर या कूलाम प्रति समय। तो हम देखे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक हमारी होती है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि स्थैतिक विद्युत या और फिर इसके बाद हमारा गतिशील यानी गतिमान विद्युत। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है जिसमें आवेश जो है यानी चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन जो है अपनी विराम अवस्था में यानी रेस्ट कंडीशन में होते हैं, उसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जो अक्सर फ्रिक्शन के कारण जो है इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है। इसका उपयोग बहुत कम होता है। और सेकंड हमारा जो होता है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है कि गतिमान विद्युत का मतलब कि ये हो गया जिसमें हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हो, वो विराम अवस्था में ना हो, यानी मूवेबल हो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, वो हमारी होती है डायनामिक। और जैसे इसमें हम देखेंगे तो इसके एग्जाम्पल में आएंगे हमारे फ्लक्स फोटो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और सूर्य के कारण जो है सोलर सेल के कारण जो होती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी, उन सभी के कारण। और ये जो जितनी भी हमारे लाइनें घरों में आती हैं, जितने भी ट्रांसमिशन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं और केबलों में जितनी भी सब इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो सब हमारी डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। और इसे एक स्थान से, जो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी है, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम तार हो गए, केबल हो गए, इन सब की मदद से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। जबकि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी होती है उसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये इसके इलेक्ट्रॉन जो है मूवेबल नहीं होते हैं, ये विराम अवस्था में इनके इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रिसिटी में मतलब करंट क्या होती है उसको देखे हैं। और इलेक्ट्रिसिटी हमारी कितने प्रकार की होती है, एक तो हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो गई और डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इन दोनों को हम देखे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि मेनली जो है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, उनका मास क्या है और उन पर चार्जेस कितने होते हैं, उनकी खोज किसने किया और कब किया, उन सब पर हम डिटेल डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही बेसिक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, यही बेसिक है। और यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि ये बेसिक है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट पूछते हैं, मॉडरेट पूछते हैं, लेकिन नहीं, कभी कभी ऐसे एग्जामों में हमारे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इन सब जो है टॉपिक से हमारे क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर करना है, फिर इसके बाद मॉडरेट क्लियर करना, फिर इसके बाद डिफिकल्ट लेवल। हमें टाइम मिलेगा तो देखेंगे, लेकिन हमारे एग्जाम में जब हमारे बेसिक ही गलत हो जाएंगे, बेसिक से हम चूक जाएंगे, तब तो हम एकदम हमारा स्तर जो है नीचे गिर जाएगा, तो फिर हम कंपटीशन लेवल से वही बाहर हो जाते हैं कि क्या हम कंपटीशन फाइट करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक देखेंगे उनका, फिर इसके बाद हम मॉडरेट, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन पर हम एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तीन चीजें हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिनसे पूरी इलेक्ट्रिकल जो है तैयार होती है। पहला तो हमारा इलेक्ट्रॉन है, सेकंड हमारा प्रोटॉन है और तीसरा हमारा न्यूट्रॉन है। अब हम एक एक करके देखेंगे इन पर चार्जेस कितना होता है और किनके द्वारा ये डिस्कवर किए गए और इनका मास कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है हमारा 1.6 गुणे 10 की पावर -90 कूलम।
ये जो है निगेटिवली चार्ज होते हैं, निगेटिव चार्ज इन पर होता है। फिर इसके बाद हमारी बारी आती है प्रोटॉन। प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, तो प्रोटॉन पर भी लगभग इतने ही चार्ज होते हैं, दोनों पर चार्ज सेम होता है, लेकिन अंतर सिर्फ यही होता है कि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होते हैं और प्रोटॉन पर हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पर हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर हमारा कितना चार्ज होता है, तो इस पर हमारा 0 चार्ज होता है, यानी इस पर 0 आवेश रहता है। फिर इसके बाद हम आते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। इलेक्ट्रॉन की खोज हमारे थॉमसन ने, जे थॉमसन के द्वारा यह 1897 में जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। फिर इसके बाद प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने 1920 में डिस्कवर किया था। फिर इसके बाद न्यूट्रॉन थर्ड नंबर पर हमारा आता है न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने 1932 में खोज किया था। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन पर हम देखें चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है और इन पर नेगेटिव चार्ज होते हैं, इन पर नेगेटिव चार्जेज होते हैं। इन पर नेगेटिव चार्जेस होते हैं। फिर सेकंड हमारा प्रोटॉन आता है। प्रोटॉन पर भी चार्ज सेम होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन इन पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और फिर थर्ड नंबर पर हमारा न्यूट्रॉन आता है। न्यूट्रॉन पर हमारा कोई चार्ज नहीं होता, ये उदासीन यानी न्यूट्रल होते हैं। और फिर इसके बाद हमारा डिस्कवर्ड किसके द्वारा किया गया, जो इलेक्ट्रॉन जो हमारा है 1897 में जे थॉमसन वैज्ञानिक द्वारा इसकी खोज हुई थी। और फिर सेकंड नंबर पर प्रोटॉन हमारा रदरफोर्ड, जिसकी खोज रदरफोर्ड ने 1920 ईस्वी में किया था। और फिर इसके बाद न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने 1932 ईस्वी में किया था। फिर इसके द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान जो होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह होता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है। फिर इसके बाद हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की द्रव्यमान होता है 1.672 × 10⁻27 kg होता है। फिर इसके बाद हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 1.675 × 10⁻27 kg होता है। यानी कि अगर इसमें कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ज्यादा वेट जो होता है वह न्यूट्रॉन का होता है, जो होता है 1.675 × 10⁻27 kg। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg। तो इसमें सबसे ज्यादा वेट जो होता है न्यूट्रॉन का होता है और सबसे कम वेट जो होता है वह इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 × 10⁻27। और अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर उनके वेट का कंपैरिजन किया जाए तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, वह प्रोटॉन के मास का 1/1837 गुना होता है। यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो 1/1837 kg ऑफ प्रोटॉन मास, प्रोटॉन के मास का लगभग 1/1837 गुना होता है। तो आज का टॉपिक यहीं तक था, बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में हमारा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर पढ़ेंगे। आगे के वीडियो पे हम बताएंगे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उनमें बताएंगे। आशा करते हैं ये सब वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।